मित्रों, आज का वीडियो व्याख्यान MHD 5 साहित्य सिद्धांत एवं समालोचना के तहत इकाई 28 में मार्क्सवादी आलोचना और रामविलास शर्मा पर आधारित है। इसके तहत मूल रूप से मार्क्सवादी आलोचना के स्वरूप को समझते हुए उसके प्रमुख स्वर को जानने का प्रयत्न करेंगे तथा हिंदी साहित्य में इसे किन किन विद्वानों ने अपनी प्रतिभा से पल्लवित एवं पुष्पित करने में अहम भूमिका निभाई है, उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा मार्क्सवादी आलोचना को स्वस्थ दिशा एवं एक नया आयाम देने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि से रूबरू होंगे। तो मित्रों, आइए आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य की विकास परंपरा का सतर्क, सूक्ष्म और विवेकपूर्ण मूल्यांकन करते हुए उसमें निहित प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों को अच्छी तरह पहचान कर पूरी शक्ति एवं आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने वाले विद्वानों में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जिन साहित्यकारों ने मध्य वर्ग की विचारधाराओं को त्याग कर मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी आदर्श को स्वीकार किया था, उनमें रामविलास शर्मा प्रमुख थे। हिंदी आलोचना जगत में मार्क्सवादी आलोचना का प्रादुर्भाव मोटे तौर पर चौथे दशक के मध्य में और पाँचवें दशक के आरंभ से माना जाता है। इस आलोचना के पक्षधरों में पहला नाम शिवदान सिंह चौहान का आता है, जिन्होंने प्रगतिवाद, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं जैसी आलोचनात्मक कृतियों के माध्यम से मार्क्सवाद के मूल स्वरों को बाड़ी देने वाले रचना को प्रमुखता प्रदान कर रहे थे। बाद में चलकर प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, अमृत राय, रामविलास शर्मा जैसे साहित्यकार इसमें जुड़ते गए। वस्तुतः हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचना का आविर्भाव छायावाद की अतिशय भावुकता और कल्पनाशीलता के विरुद्ध में हुआ है। छायावादी कवि स्वप्न लोक के मोहक सौंदर्य को देख ही रहा था कि जीवन की वास्तविकता ने उसे झकझोर कर रख दिया। तब सामाजिक यथार्थ से मुंह मोड़ना उनके लिए संभव नहीं रह गया था। मार्क्स का जीवन दर्शन, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित था, उसका अनुकरण कर साहित्य में जीवन एवं समाज की व्याख्या आरंभ हुई। मार्क्स के मतानुसार इस जगत की समस्त व्यवस्था के मूल में ईश्वर मनुष्य के क्रियाकलापों का ही विशेष हाथ है। यानी संसार में ऊंच नीच, अमीर गरीब का जो प्रपंच मनुष्य के द्वारा खड़ा किया गया है, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था का जो भाव प्रकट किया गया है, वह शोषण का एक साधन है। सामंतवाद, पूंजीवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व को बौना बना देता है। अतः साम्यवादी समाज की स्थापना आवश्यक है। पूंजीवाद को मिटाने और साम्यवाद की स्थापना करने के लिए सर्वहारा वर्ग के आत्म स्वाभिमान को जागृत करना आवश्यक है। अतः आज के साहित्यकारों का परम दायित्व है कि वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करे और ऐसे साहित्य की रचना करे जिससे यह वर्ग पूंजीवाद को मिटाने के लिए सन्नद्ध एवं सक्रिय हो सके। मार्क्सवादी मानते हैं कि लोक मंगल की भावना प्राचीन साहित्य में भी है, किंतु वहाँ पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करके संतोष कर दिया गया है। अब इससे काम नहीं चलेगा। आवश्यकता है उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की। इसके लिए यदि साहित्यकार अपनी रचनाओं में शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट करता है तो जायज है। मित्रों,
मार्क्स के उक्त सिद्धांतों को वेद वाक्य मान करके हिंदी में कुछ ऐसी रचनाएं सामने आईं जिनमें प्राचीन परंपराओं का सौ परीक्षण कर उसकी निरर्थकता साबित करने का प्रयत्न किया गया। समता के नाम पर उच्च वर्गों के प्रति भेदभाव फैलाए गए तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर उच्च श्रृंखलता को प्रश्रय दिया जाने लगा, जिससे नाखुश होकर के डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य की विकास परंपरा का सतर्क, सूक्ष्म, विवेकपूर्ण अध्ययन कर ऐसे सार तत्वों का ग्रहण किया जिससे वर्तमान एवं भविष्य को सुंदर तथा सुखमय बनाया जा सके। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 2 दर्जनों से अधिक ग्रंथों की रचना की है और वे उन्हीं साहित्यकारों की रचनाओं को अपनी आलोचना का केंद्रीय विषय वस्तु बनाया है जिनकी रचनाओं में मूल रूप से राष्ट्रीय एवं जनवादी चेतना की प्रमुखता है। ऐसे साहित्यकारों में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, अमृतलाल नागर तमाम साहित्यकार हैं और इन साहित्यकारों की रचनाओं से रामविलास शर्मा जी ने लोकवादी चेतना एवं जातीयता बोध की भावना को ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके प्रिय आलोचक रहे तो प्रिय कवि के रूप में उन्होंने निराला और प्रिय लेखक के रूप में वे मुंशी प्रेमचंद जी का चयनित करते हैं। मित्रों, रामविलास शर्मा हमारे समक्ष एक प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, भाषाविद एवं कवि के रूप में आते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, लोक जीवन और साहित्य, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त रामविलास शर्मा जी ने मानव सभ्यता का विकास और 1857 की राज्य क्रांति जैसे समाजशास्त्रीय एवं इतिहास से संबंधित पुस्तकें लिखी। साथ ही साथ उन्होंने घर की बात नाम से अपने परिवार के 100 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत करके अपनी सृजनात्मक क्षमता का परिचय दिया है और हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया है। डॉक्टर शर्मा भारतेंदु युगीन साहित्यकारों एवं भारतेंदु युग के अन्य लेखकों की प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि भारतेंदु का साहित्य हिंदी भाषी जनता का साहित्य दिखलाई देता है और उस साहित्य में जातीय नवजागरण की भावना शुरू से अंत तक विद्यमान है और इस नवजागरण की भावना को जिस जिंदादिली, हास्य, व्यंग्य, सरल सरस गद्य के माध्यम से प्रकट किया गया है उसमें लोक संस्कृति की झलक दिखलाई देती है। ठीक इसी प्रकार से वे महावीर प्रसाद द्विवेदी को भारतेंदु के पश्चात दूसरे ऐसे आलोचक एवं साहित्यकार मानते हैं जिनके अंदर राष्ट्रीय चेतना, उपनिवेशवाद से मुक्ति एवं गुलामी की जुए को उतार फेंकने की जज्बा निहित दिखलाई देती है। उनके विषय में
डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि वे पुरानी व्यवस्था को बदलने की मांग करने वाले प्रबल समर्थक साहित्यकार थे तथा किसानों एवं मजदूरों की शक्ति को पहचानते थे। इतना ही नहीं, देश में औद्योगिक विकास को महत्व देने वाले वे साहित्यकार थे तथा हिंदी भाषा को उसका अधिकार दिलाने के पक्षधर थे और जीवन पर्यंत उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को स्वस्थ एवं प्रौढ़ रूप देने का अथक प्रयास किया है। हिंदी साहित्य में वे प्रथम ऐसे आलोचक थे जिन्होंने रीतिवादी प्रवृत्ति के स्थान पर सामाजिक चेतना एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया था। एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने सरस्वती के माध्यम से नवजागरण की उस परंपरा को आगे बढ़ाया था जिसका आरंभ 1857 की क्रांति में हुआ था और भारतेंदु ने पूरी शक्ति से उस क्रांति का एवं क्रांति के उस जज्बे को अपने साहित्य के माध्यम से संपोषित किया था एवं समर्थन प्रदान किया था। साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति हुआ उसका पहला चरण द्विवेदी युग है और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में आगे चल करके होता है। छायावाद में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की धारा है उसमें इस रूप को, इस भाव को हम आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीनों युग जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के परिपूरक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रिय आलोचक रहे हैं और उस समय जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावादी एवं रीतिवादी प्रवृत्तियों का विरोध किया था तो इनके ऊपर चारों तरफ से चौतरफा आक्रमण हो रहा था। छायावादी कवियों का या आलोचकों का एक तरफ से आक्रमण था तो दूसरी तरफ से प्रगतिशील या प्रगतिवादी आलोचकों एवं कवियों का आलोचक था। उस समय आगे बढ़ कर के रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का सतर्क एवं सूक्ष्म अध्ययन करके इस बात पर जोर दिया कि आचार्य शुक्ल जी ने जिन मतों की स्थापना की है उसके पीछे सटीक तर्क हैं। इस प्रकार से डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो इतिहास दृष्टि है वह अत्यंत सराहनीय रही है और उनकी इतिहास दृष्टि उपर्युक्त साहित्यकारों की समीक्षा करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। तत्कालीन परिस्थितियों की विशद विवेचना के पश्चात ही उनकी इतिहास दृष्टि निर्मित हुई है। उनकी इतिहास दृष्टि में मूल रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिफलन हमें दिखलाई देता है। यही कारण है कि वे सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में लिखे गए साहित्य की उस मूल प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्वों की अलग अलग पहचान करते हैं और वे कहते हैं कि प्रत्येक युग के अंतर विरोधों की व्याख्या करना प्रत्येक साहित्यकार का दायित्व है और हमें नवीन एवं प्राचीन में भेद न करते हुए उन तत्वों को संग्रह करना चाहिए जिनसे हमारा वर्तमान एवं भविष्य जो है सुंदर एवं सुखमय बन सकता है। जहाँ तक रामविलास शर्मा जी की भाषा संबंधी दृष्टिकोण का विचार है तो इसमें इतना ही कहा जा सकता है कि डॉक्टर शर्मा का भाषा संबंधी चिंतन अत्यंत सराहनीय रहा है। उनके अनुसार सामाजिक विकास के संदर्भ में ही भाषा के विकास का अध्ययन करना उचित एवं आवश्यक है क्योंकि भाषा संस्कृति का ही अंग है और जैसे जैसे संस्कृति बदलती है वैसे वैसे भाषा की ध्वनि प्रकृति, भाव प्रकृति एवं मूल शब्द भंडार में भी बदलाव आते जाते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भाषा और समाज में वे लिखते हैं
कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था से लेकर आधुनिक जातियों के निर्माण तक भाषा के गठन में, उसके ढांचे में, वर्गों के परस्पर संबंध में, अन्य समाजों से संघर्ष या हेल मेल में जो परिवर्तन हुए हैं वह सब भाषा में प्रतिबिंबित होते हैं और उनका विकास निर्धारित करते हैं। इस प्रकार आर्येतर भाषा समुदायों के ज्ञान के बिना न तो भारतीय भाषाओं का विवेचन संभव है और न ही यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन विश्लेषण ही संभव है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की सृजनात्मक क्षमता या सृजनात्मक प्रतिभा का आभास उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा घर की बात में हमें दिखलाई देता है, जिसमें उन्होंने अपने 100 वर्षों के इतिहास को सर्वथा एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया है। और ऐसा करके उन्होंने हिंदी साहित्य में आत्मलेखन के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक मात्र उनके परिवार की संरचना, परिवार में नारियों की स्थिति, परिवार में नए पीढ़ी की स्थिति और परिवार का सांस्कृतिक वातावरण को ही प्रस्तुत नहीं करता, अपितु तत्कालीन समाज की समस्त गतिविधियों पर भी आलोकपात करता है। इस संबंध में प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र तिवारी जी का कथन है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रकार की कोई दूसरी कृति हिंदी में नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने समय समय पर जो अन्य गद्य रचनाओं की हैं उन सभी का संकलन पंचरत्न के नाम से उपलब्ध है। इसमें रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि सभी संकलित हैं। कुल मिलाकर के डॉक्टर रामविलास शर्मा की साहित्यिक मान्यताएं कुछ इस प्रकार से हैं। वे अपने समीक्षात्मक निबंधों में साहित्य, कला, सौंदर्य समीक्षा आदि से संबंधित अपनी मान्यताएं प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं के अनुकूल कवियों की एवं साहित्यकारों का मूल्यांकन भी करते हैं। मानव का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की वस्तु है। इस कथन का उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आस्था और सौंदर्य में किया है। वे आगे कहते हैं कि साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं हैं। इंद्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भाव की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील है। वे साहित्य के सत्य को ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज मानते हैं। वे साहित्य में शाश्वत सत्य की अपेक्षा समाज सापेक्ष सत्य की बात करते हैं और यह उचित है। यही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में भी लिखा है कि जनता की चित्तवृत्तियाँ बहुत हद तक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल बदलती रहती हैं। उसी बात का दूसरे तरफ से रामविलास शर्मा जी ने भी समर्थन किया है। वे लिखते हैं, इसका एक उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जनता की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, उसके और कोई भी मूल्य जो है वो शाश्वत नहीं होता है, वो समय के अनुकूल किस प्रकार से बदलते जाता है, उसका वे खुलासा करते हुए लोक जीवन और साहित्य में वे लिखते हैं कि नैतिक मान्यताएं और मूल्य विकासमान मानव समाज के साथ बदलते रहते हैं। जब से वे उदाहरण देते हैं कि जब से व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ, समाज में वर्ग बने, कुछ का कर्तव्य मेहनत करना हुआ और कुछ का कर्तव्य उनकी रक्षा करना और उन्हें ज्ञान देना हुआ, तब से सुंदरता पर अधिकार उनका हो गया जो केवल रक्षा करते थे, केवल ज्ञान देते थे, पेट भरने और तन ढकने के साधन पैदा करना जिनका काम न था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन जमाने में जब कर्मों का विभाजन हुआ तो उस समय सौंदर्य के अधिकारी वे लोग हो गए जिन्हें मेहनत नहीं करना था, अर्थात रोजी रोटी के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वे सौंदर्य के अधिकारी थे। लेकिन जो दिन रात परिश्रम करता है उसके लिए सौंदर्य कोई मायने नहीं रखा।
आगे वे लिखते हैं कि साहित्य का शिल्प और रूप भी सामाजिक विकास से परिवर्तित होते हैं। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे साहित्य में जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती हैं, उन्हीं के अनुकूल साहित्य के स्वरूप भी बदलते रहता है। भाषा, एक समय की भाषा अलग होगी तो दूसरे समय की भाषा जो है ठीक वैसी नहीं भी रह सकती है, बदल सकती है। जैसे छायावाद की भाषा में जो कोमलता, जो चित्रमयता है, वह प्रगतिवादी साहित्य में नहीं है। वहाँ पर नारे के रूप में कविता को स्थान दिया गया है। तो वहाँ भाषा बदला, क्योंकि वहाँ विद्रोह का भाव अधिक है, वहाँ क्रांति का भाव अधिक है, यहाँ बौद्धिकता की मात्रा अधिक है, यहाँ पर भावना और आवेश की मात्रा कम है। साहित्य रचना के लिए शिल्प और रूप की तुलना में रामविलास शर्मा विषय वस्तु को अधिक महत्व देते हैं और वे मानते हैं कि भाषा, बिंब विधान, अलंकार और छंद योजना की उपयोगिता तभी तक है जब तक कि वे विषय वस्तु अर्थात भाव को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। रामविलास शर्मा उस समीक्षा को महत्व देते हैं जो वस्तुवादी चिंतन पर आधारित हो, जिसमें द्वंद्वात्मक पद्धति का सहारा लेकर के विषय वस्तु का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया हो, जिसमें साहित्यकारों की सीमाओं को ध्यान रखते हुए उसकी रचना में निहित प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी तत्वों की पहचान की गई हो। डॉक्टर शर्मा ने अपने जीवन काल में इसीलिए उन्हीं साहित्यकारों की समीक्षाएं की है जिनकी रचना का मूल स्वर राष्ट्रीय एवं जनवादी था। कुल मिलाकर के डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रखर आलोचक, कवि, संपादक के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने प्रगतिशील साहित्य में उन्हीं तत्वों को ग्रहण करने की बात की है जिनसे भविष्य एवं वर्तमान को सुंदर बनाया जा सकता है।